ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगा। नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री अर्ना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप हो। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का पेंगोंग त्सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को भी संबोधित किया। आप जैसे सेना के जवानों को जिन माँ बाप ने पैदा किया है, सचमुच में शीश झुकाकर उन माँ बाप का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाल में जो कुछ भी हुआ है भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इससे पहले आज सुबह लेह हवाई अड्डे पर लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर और सांसद जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। लेह में रक्षा मंत्री ने थिक्से रामबीरपुर में थल सेना और वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और थल सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बिना रुकावट या बिना शर्त के कुलभूषण जाधव से नहीं मिलने दिया। एक बयान में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी धमकी भरे दुस्साहस के साथ जाधव के बिल्कुल करीब मौजूद रहे। प्रवक्ता ने बताया कि जाधव के साथ भारतीय अधिकारियों की पूरी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड होती दिख रही थी। इस दौरान जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने ये बात दूतावास के अधिकारियों को भी बताई। कुलभूषण जाधव के साथ मुलाकात की जो व्यवस्था की गई थी उसमें खुलकर बातचीत करने की गुंजाइश नहीं थी और दूतावास के अधिकारी जाधव को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में ढंग से जानकारी नहीं दे सके। उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए जाधव की लिखित सहमति लेने से भी रोका गया। इन परिस्थितियों में भारतीय दूतावास के अधिकारियों का मानना था कि कुलभूषण जाधव से मिलने की पाकिस्तान की पेशकश अर्थहीन थी। इस रवैये पर विरोध दर्ज करने के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारी मौके से चले गए। प्रवक्ता ने कहा कि ये साफ है कि इस मामले में पाकिस्तान का रवैया बाधक बना रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 के फैसले को पूरी तरह लागू करने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का न केवल उल्लंघन किया है बल्कि अपने ही अध्यादेश के अनुसार भी कार्रवाई नहीं की। प्रवक्ता ने कुलभूषण जाधव की सुरक्षित वापसी की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने आर्मीनिया और अजरबैजान की सीमा पर गोलीबारी की खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत का मानना है कि
किसी भी संघर्ष का समाधान केवल राजनयिक बातचीत और शांतिपूर्ण प्रयासों से हो सकता है। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष के समाधान के लिए भारत यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE मिन्स्क समूह के प्रयासों का समर्थन करता है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में दमहाल हांजीपुरा इलाके में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जिनमें एक पाकिस्तानी कमांडर भी शामिल था। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कुलगाम पुलिस, सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय पुलिस बल की 18वीं बटालियन ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने पर छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। दक्षिण कश्मीर के पुलिस उप महानिरीक्षक अतुल गोयल ने बताया कि तीनों आतंकवादियों का संबंध जैश ए मोहम्मद गुट से था। उनमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी था। संयुक्त राष्ट्र ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी गुट के सरगना नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। उस पर अलकायदा के सहयोगी गुटों को धन मुहैया कराने और उनकी ओर से आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तानी नागरिक महसूद को इस्लामिक स्टेट, दाइश गुट और अलकायदा पर पाबंदियों की सूची में शामिल किया था। जून 2018 में महसूद को मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरगना घोषित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,757 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.33% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल देश में कुल 3,42,473 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 34,956 नए मामले दर्ज किए गए। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में संक्रमण की ये सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। एक दिन में 687 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब तक कुल 25,602 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका पर विचार करने से न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे इस प्रस्ताव के बारे में सरकार से संपर्क करें। जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय से भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विलय करते हुए एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की व्यवहार्यता पर विचार करने के बारे में निर्देश देने की मांग की गई थी। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उद्यमियों से नवाचार अपनाने को कहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में उद्यमी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में युवा उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री प्रधान ने कहा कि युवा उद्यमियों को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहिए। उन्होंने युवा उद्यमियों से उद्यमशीलता के सही अर्थों को समझने को कहा, जिसमें संपदा के सृजन के साथ सामाजिक कल्याण भी होता है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े का सामान बनाने वाले समाज के वंचित समुदायों के कारीगरों के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला जूता चप्पल निर्माण प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इसे आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की तकनीकी जानकारी से स्थापित किया गया है, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चमड़े का सामान बनाने का प्रशिक्षण देने वाला ये केंद्र राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर में बनाया गया है। यहाँ चमड़ा कारीगरों को बेहतरीन किस्म के जूते चप्पल बनाने का 2 महीने का सघन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष VK सक्सेना ने इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए बताया कि यहां प्रशिक्षण लेने वालों को 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपना कारोबार चलाने में सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।